हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी 2024 में आई साई-फाई डिजास्टर फिल्म कॉन्टिनेंटल स्प्लिट की है, जिसमें एक के बाद एक आने वाले अर्थक्वेक्स की वजह से एक पूरा का पूरा महाद्वीप फटने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है एक लेक पर। लैंड सर्वे डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वहां रीडिंग्स लेने जाता है। एक लोकल वहां फिशिंग कर रहा होता है और उसे देखकर खुश नहीं होता। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वहां सर्वे पिछले 3 महीने से चल रहा है। वहां जमीन धंसने की वारदातें हो चुकी हैं, जिसके चलते कुछ लोगों के घर भी खाली करवाए गए। उस लोकल के कजिन को भी अपना घर खाली करना पड़ा था। ऑफिशियल बताता है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो पूरा एरिया फ्लड जोन था और उसी वक्त लेक में एक हलचल होती है। लेक में एक बड़ी सी दरार पड़ जाती है। उस आदमी के हटते ही पूरा का पूरा डॉक दरार में समा जाता है। लोकल दरार को पास से देखना चाहता है, ऑफिशियल उसे रोकता है। वो नहीं मानता और देखते ही देखते वो भी दरार में समा जाता है। ऑफिशियल एंड मौके पर अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पास ही के एक शहर में एक लड़की अपने ट्रक में एरिक नाम के लड़के को लेने आती है। एरिक ज्यादा उत्साहित नहीं लगता। लड़की कहती है पहले ही दिन अपने काम के लिए लेट होना अच्छी बात नहीं है। लड़की के और ज्यादा बोलने पर एरिक कहता है कि हाँ, उसे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है। उसका बस चले तो वो पायलट बनना चाहेगा। उसके पिता ने उसे हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखाया था और उसे उसमें बहुत मजा आता है। तभी लड़की के इन्फो सिस्टम पर एक वार्निंग आती है और उसके आगे की सड़क धंसने लगती है। उनका ट्रक एक गड्ढे के मुंह पर जाकर लटक जाता है। लड़की का नाम ब्रेंडा होता है। वो दोनों अपनी सांस रोककर बैठ जाते हैं। पास ही के एक एयरपोर्ट के हैंगर में एक माँ बेटी के बीच में बहस चल रही होती है। औरत की असिस्टेंट उसे आके बताती है पिछले अर्थक्वेक की गवर्नमेंट ऑफिशियल रीडिंग है 5.7, जबकि उनका डेटा 5.9 बता रहा है। असिस्टेंट ये भी बताती है कि पिछले अर्थक्वेक का एपिसेंटर न्यू मैड्रिड शहर से 2 माइल की दूरी पर था। लड़की के दोबारा टोकने पर उसकी माँ कहती है कि उसका भाई मुसीबत में हो सकता है। इसी बीच माँ का बॉयफ्रेंड उसके लिए कॉफी लेकर वहाँ पहुँचता है। औरत अपने बेटे को फोन लगाती है, जो उसका फोन नहीं उठाता। माँ बेटी की बातचीत से पता चलता है कि औरत का अपने पति के साथ डिवोर्स हो चुका है। लड़की कुछ वक्त अपने पिता के साथ बिताना चाहती है। माँ अर्थक्वेक्स की स्टडी करती है और उसके जीवन में एक नया आदमी आ चुका है। कॉफी वाले का नाम फिल है, यानी कि उनकी बाहरी दुनिया के साथ साथ उनकी अंदरूनी दुनिया में भी उथल पुथल हो रही है। पिछले अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स अभी खत्म नहीं हुए थे। इस बार के अर्थक्वेक की रिक्टर स्केल पर रीडिंग 6.4 होती है। फाइनली ब्रेंडा का फोन आता है, जो उन्हें बताती है कि वो किस मुसीबत में फंसे हैं। एरिक उस औरत का बेटा है। फिल उनके साथ जाना चाहता है। औरत कहती है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और उसके एक्सपीरियंस की वजह से फिल को वहां रुकना चाहिए। वो अपनी बेटी एमिली के साथ एरिक और ब्रेंडा की हेल्प के लिए जाएगी। तभी एरिक के पिता एलन का भी टेक्स्ट आता है। औरत अपनी असिस्टेंट कार्ला से कहती है कि वो उसे बता दे कि वो न्यू मैड्रिड की तरफ जा रहे हैं। एरिक का पिता उसकी मां से पहले वहां पहुंच जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। लैंड सर्वे डिपार्टमेंट का ऑफिशियल भी उनके साथ हो लेता है। आखिरकार उनकी आवाज एरिक और ब्रेंडा तक पहुंच ही जाती है। उन दोनों की चीखें सुनकर एलन और उसकी पार्टी उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। एलन रस्सी लेकर ट्रक पर चढ़ जाता है। लैंड सर्वे ऑफिशियल जियोलॉजिस्ट है और वो बताता है कि उनके पास बहुत कम समय है। दूसरा झटका कभी भी आ सकता है। वो लोग ब्रेंडा को निकालने में सफल हो जाते हैं। ट्रक में अकेला एरिक पैनिक करने लगता है। एरिक के बाहर कूदते ही ट्रक दरार में जा गिरता है। अर्थक्वेक्स के चलते शहर के उस पूरे हिस्से को खाली कर दिया गया था। उस फॉल्ट लाइन की इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल एक बहुत बड़ा जियोलॉजिस्ट है जिसका नाम डैन है और औरत का नाम है डॉक्टर कैमी। उन दोनों ने एक दूसरे का नाम पहले सुना होता है, लेकिन कभी मिले नहीं थे। कंट्रोल रूम में आने वाले डेटा का एनालिसिस करते हुए फिल कार्ला को बताता है कि अगले अर्थक्वेक की तीव्रता 8 होगी। फिल कैमी को फोन कर बताता है कि वो सब खतरे के बहुत करीब हैं और डेटा के अनुसार वो मैग्नीट्यूड 10 के अर्थक्वेक की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमी बताती है मैग्नीट्यूड 10 का अर्थक्वेक उनसे 9 घंटे दूर है। एलन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा महाद्वीप 2 भाग में बंट जाएगा। कैरी कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द सेनेटर बारबरा को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की रिस्पांस टीम्स आने वाली विपदा के लिए तैयार रहें। एलन कहता है उसे सावधान रहना चाहिए, कहीं पिछली बार की तरह दोबारा गलती ना हो जाए। सेनेटर बारबरा स्टेट की गवर्नर है और उसका असिस्टेंट ब्रेट भी उसके साथ होता है। वो दोनों कैमी की वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते और एलन की तरह 2 साल पहले की उसकी गलती को दोहराते हैं, जहां उसकी प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत निकली थी। गवर्नर एलन से बात करना चाहती है। ये सुनकर कैमी नाराज हो जाती है। कैमी पूछती है क्या गवर्नर सही थी। एलन कहता है उसकी मदद के बिना कुछ भी करना संभव नहीं होगा। कैमी एलन से मदद मांगती है और उसे अपने साथ रहने को कहती है। इलेक्शन फंडिंग्स की वजह से एलन की पॉलिटिकल सर्कल्स में अच्छी पकड़ है। अपनी बेटी एमिली के आग्रह करने पर आखिरकार एलन मान जाता है।
दूसरी तरफ एलन की इलेक्शन फंडिंग्स की वजह से गवर्नर ब्रेट से कहती है कि उसे एक बार कैरी के डेटास को चेक कर लेना चाहिए। सिचुएशन गंभीर होती है, लेकिन एलन अपने बीवी बच्चों के साथ काम करके खुश होता है। वो कैरी से कहता है कि विपदा में ही सही, लेकिन बहुत समय बाद उनकी फैमिली एक साथ है। कैरी उसे याद दिलाती है कि अपने काम को प्राथमिकता देने की वजह से ही वो उनसे दूर हुआ था। एलन कहता है वो जो भी कर रहा था अपने बच्चे और परिवार की बेहतरी के लिए ही कर रहा था। डैन कैमी और फिल के सेटअप को देखकर बहुत इंप्रेस होता है। कैमी एलन को बताती है कि उसका प्रोग्राम अर्थक्वेक आने से 10 मिनट पहले तक की वार्निंग दे सकता है। उनका प्रोग्राम बहुत से लोगों की जिंदगी बचा सकता है। फिल के हाथ कैमी के डिवोर्स पेपर्स लग जाते हैं और तभी उनका सिस्टम आने वाले अर्थक्वेक की वार्निंग देने लगता है। अगले अर्थक्वेक का एपिसेंटर उनकी करंट लोकेशन निकलती है। इस बार वो लोग बाल बाल ही बचते हैं। कैमी के कहने पर फिल ब्रेट को कांटेक्ट करता है। ब्रेट उन्हें अपना डेटा भेजने को कहता है और कहता है कि वो उसे बैकअप की तरह यूज करेगा। वो अपने सिस्टम को ज्यादा एक्यूरेट मानता है और उन दोनों के डेटा मैच नहीं करते, अलग अलग एपिसेंटर्स दिखाते हैं। ब्रेट अपने एपिसेंटर की तरफ बढ़ता है जहां वो एक एक्सप्लोजन के जरिए अर्थक्वेक को वीक करना चाहता है। फिल उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनका सिस्टम 3 सेंसर्स यूज करता है, इसलिए उनका एपिसेंटर एक्यूरेट है। ब्रेट उसकी एक नहीं सुनता। इसी के साथ वो 2 टीमों में बंट जाते हैं। कैमी और उसकी टीम भी एपिसेंटर में एक्सप्लोजन करना चाहते हैं और उनको विश्वास है कि उनकी लोकेशन ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन उन्हें ये ब्रेट से पहले करना होगा। कैमी अपनी टीम को टुकड़ियों में बांट देती है। वो फिल को बताती है कि वो फील्ड पर एलन के साथ जाएगी और फिल को अपने एक्सपीरियंस की वजह से कंट्रोल सेंटर पर ही रुकना होगा। लोकेशन की एक्यूरेसी के लिए उन्हें 3 अलग जगहों पर नजर रखनी होगी। कार्ला, एरिक और एमिली अपनी लोकेशन पर सेंसर इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें 5 मिनट की वार्निंग मिलती है। कार्ला का सेटअप कंप्लीट नहीं होता। वो एमिली और एरिक को आगे बढ़ने को कहती है। अर्थक्वेक 5 मिनट की डेडलाइन से पहले ही शुरू हो जाता है। हेलीकॉप्टर की सेफ्टी के लिए पायलट टेक ऑफ कर जाता है। एमिली और कार्ला तो सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन एरिक का पांव मलबे के नीचे आ जाता है। आखिरकार दोनों लड़कियां मिलकर एरिक को मलबे के नीचे से निकाल ही लेती हैं। कार्ला सेंसर्स को चेक करना चाहती है। एरिक और एमिली उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो नहीं मानती और पीछे मुड़ने पर उस पर छत ढह जाती है। बच्चों से कोई खबर ना मिलने पर कैमी परेशान हो जाती है। तभी फिल उन्हें रेडियो से कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि सेंसर इंस्टॉल हो चुका है। एमिली और एरिक तो हेलीकॉप्टर पर हैं, लेकिन कार्ला नहीं बची। ये जानकर एलन और कैमी बहुत दुखी होते हैं। फिल कहता है कार्ला की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। डैन और ब्रेंडा दूसरे सेंसर की लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमी अपने आप को कार्ला के लिए कोसने लगती है। उनका रेडियो ऑन रह जाता है और फिल उनकी सारी बातें सुन सकता है। एलन कहता है विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। कार्ला की जगह उनके बच्चे भी हो सकते थे। कैमी कहती है इसीलिए उसे अपने बच्चों को ज्यादा समय देना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, कल हो ना हो। एलन कहता है उसने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया। कैमी कहती है जैसे कि गवर्नर की कैंपेन के लिए पैसे देना, वो पैसे उसके बच्चों के थे। एलन कहता है हाँ, इसी में उनके परिवार की बेहतरी थी। और कैमी किस बात की शिकायत कर रही है? उसे डिवोर्स में सब कुछ तो मिल गया। कैमी कहती है सब कुछ नहीं, उसका पति वापस घर नहीं आया, जो असल में वो चाहती थी। कैमी को अचानक से धुंध के बीच बिजली का टावर नजर आता है। कार से टकराने के बावजूद किसी तरह एलन हेलीकॉप्टर को सेफली उतार लेता है। एमिली और एरिक गवर्नर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। गवर्नर प्रेस को झूठ परोस रही होती है जब एमिली बीच में कूद पड़ती है। वो बताती है डॉक्टर कैमी के अनुसार जो संकेत मिल रहे हैं उनका परिणाम विनाशकारी होगा। एरिक बताता है गवर्नर गलत जगह विस्फोट करवाने जा रही है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें घसीटकर बाहर ले जाते हैं। ब्रेट अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन के अनुसार विस्फोट वाले स्पॉट पर लैंड कर जाता है। वो एपिसेंटर में ड्रिल करके उसमें एक्सप्लोजिव चार्ज डालना चाहता है। डैन और ब्रेंडा दूसरे लोकेशन पर अपना सेंसर इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं अर्थक्वेक के झटके शुरू हो जाते हैं। डैन वहां से निकलना चाहता है, लेकिन ब्रेंडा सेंसर को बचाना चाहती है। उन्हें सेंसर को दरार से दूर लगाना होगा। तभी एक कार हाईवे से उतरकर नीचे जा गिरती है। डैन सेंसर को सुरक्षित जगह पर लगा देता है और ब्रेंडा ड्राइवर की मदद करने दौड़ पड़ती है। डैन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडा कार के साथ खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ एलन और कैमी भी हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल बाल बचे होते हैं। वो दोनों वहां तीसरा सेंसर इंस्टॉल करने गए थे। सेंसर से सिग्नल मिलते ही वो खुशी से एक दूसरे को बाहों में ले लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। पास की ही एक बिल्डिंग ढह जाती है और सेंसर मलबे में दब जाता है। एलन किसी तरह से सेंसर को तो निकाल लेता है, लेकिन अर्थक्वेक के झटके फिर से शुरू हो जाते हैं। सेंसर हेड को निकालने के चक्कर में वो लगभग अपनी जान से हाथ धो बैठता है और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की बाहों में पहुंच जाते हैं। डेमोलिशन स्पॉट पर ब्रेट खुदाई रुकवा देता है
और सुपरवाइजर से बॉम्ब को गड्ढे में उतारने को कहता है। कंट्रोल रूम में फिल डैन को बताता है कि तीनों सेंसर काम कर रहे हैं और उसे रीडिंग्स मिल रही हैं। डैन से कोई जवाब न मिलने पर उसे पता चलता है कि उन्होंने ब्रेंडा को खो दिया है। अचानक से डेटा ओवरलोड की वजह से कंट्रोल रूम में ब्लैकआउट हो जाता है। एपिसेंटर की एक्यूरेट पोजीशन के लिए उन्हें डेटा जल्द से जल्द चाहिए होता है। यहाँ फिल का तजुर्बा काम आता है और वो पावर रिस्टोर कर देता है। एरिक और एमिली गवर्नर के ऑफिस के एक कमरे में कैद होते हैं। डेटा एनालिसिस से उन्हें पता चलता है कि ब्रेट गलत जगह पर एक्सप्लोजन करने जा रहा है। गवर्नर के ऑफिस में गवर्नर बारबरा और बच्चों की बहस शुरू हो जाती है। वो एक बार फिर से उन्हें उनकी माँ की पिछली गलती याद दिलाती है। गवर्नर का मानना है कि ब्रेट का सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट है। बच्चे बताते हैं उसके सिस्टम को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। और तभी भूकंप के झटके एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। एलन और कैमी भी वहां पहुंच जाते हैं। कैमी सेनेटर को समझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी भूकंप के झटके तीव्र होने लगते हैं। आसपास की बिल्डिंगें ढहने लगती हैं। बाहर का नजारा देखकर गवर्नर के होश उड़ जाते हैं। कैमी गवर्नर से कहती है कि उन्हें मास इवैक्यूएशन करना होगा और साथ ही ब्रेट को रोकना भी होगा। गवर्नर उन्हें पूरा सहयोग देने का वादा करती है और कहती है कि किसी तरह से इस विपदा को टालो। एलन ब्रेट को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ वॉइस मेल ही मिलता है। फिल कैमी को उसके डिवोर्स के पेपर पकड़ाता है। वो कहता है कि ना चाहते हुए भी उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। एलन ही उसके लिए सही पार्टनर है। वो कहता है कि अगर उसे मौका मिले तो वो वापस अपने शहर जाना चाहेगा, जहां उसका दिल बसता है। ब्रेट फाइनली एलन का कॉल उठा लेता है। कैमी उसे रोकने की कोशिश करती है। ब्रेट कहता है उसे गवर्नर बारबरा से कोई मैसेज नहीं आया है। उसे अपनी इंफॉर्मेशन पर विश्वास है और वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं मुड़ेगा। वो दोनों डेटा को एक बार फिर से कंपेयर करते हैं और एक बार फिर से उनकी लोकेशन ही सही निकलती है। सिस्टम के अनुसार उनके पास 56 मिनट हैं। दूसरी तरफ अगर ब्रेट को नहीं रोका गया तो वो पूरे कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में बांट देगा। पूरी तैयारियां करवाकर ब्रेट वहां से निकलने लगता है और अपनी टीम से क्लियरेंस मिलने पर वो बम को एक्सप्लोड कर देता है, जिसका परिणाम गलत दिशा में निकल जाता है और 8.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे क्षेत्र को हिला कर रख देता है। ब्रेट और गवर्नर को क्लियर हो जाता है कि अगला अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 10 के ऊपर का होगा। पूरे प्रदेश पे चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। एलन और कैमी को किसी तरह से अपने एपिसेंटर पर एक्सप्लोजन करवाना होगा। एलन वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर देता है। बाढ़ का पानी उनके एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। वो सब हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं और बाढ़ के पानी में बह जाने से पहले हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर लेता है। ऊपर से उन्हें पूरा शहर जलमग्न नजर आता है। कैमी कहती है कि अगर मिसिसिपी रिवर में बाढ़ आ गई तो पूरा देश कट जाएगा। गवर्नर बारबरा को अपनी खिड़की के बाहर साक्षात प्रलय नजर आती है, जिसमें वो देखते ही देखते समा जाती है। एलन ब्रेट को कॉल करता है, जो पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो जानता है कि उनके पास सिर्फ 32 मिनट हैं। कैमी उससे पूछती है कि क्या उसके पास और एक्सप्लोजिव हैं। ब्रेट बताता है उनके पास एक बैकअप था। एलन उसे अपने एपिसेंटर पर आने को कहता है। ब्रेट बताता है कि उनके पास ड्रिलिंग के कोई उपकरण नहीं है। वो उन्हें एक एयरपोर्ट पर मिलता है और उन्हें एक्सप्लोजिव हैंड ओवर कर देता है। बच्चे उनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन कैमी मना कर देती है। ब्रेट कहता है कि उन सबके पास इसके लिए कोई समय नहीं है। वो सब अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। उनके एपिसेंटर के पास एक अबेंडन टावर होता है। एलन हेलीकॉप्टर का कंट्रोल एरिक को दे देता है। एरिक पेलोड को लेकर टेक ऑफ करता है और उसी वक्त टावर गिर जाता है। एलन जमीन से उसे डायरेक्शन देता रहता है। कैमी एक्सप्लोजिव को आर्म कर देती है। एरिक पेलोड को ड्रॉप कर देता है। एलन और कैमी हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ते हैं और मौका मिलते ही लैडर पर कूद पड़ते हैं। क्लियर होते ही एमिली पेलोड को ट्रिगर कर देती है और एरिक अपने माँ बाप को बचाने में भी कामयाब हो जाता है। उनके एक्सप्लोजन से मैग्नीट्यूड 10 का अर्थक्वेक टल जाता है। पानी का स्तर गिरने लगता है। एलन और कैमी ना सिर्फ देश को, अपने परिवार को भी बचा लेते हैं।